पूरा होगा? नहीं, बेटा उसमें से कुछ लॉसेस माइनस होके अपने को क्या मिलेगा? शाफ्ट टॉर्क मिलेगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शाफ्ट टार्क। क्या है? शाफ्ट टार्क। बेहद अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी बेटा, है ना? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप तो टेंशन मत लेना, ठीक है? शाफ्ट टार्क। अब देखो बेटा, ये शाफ्ट टार्क क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? ये क्या है बेटा? आपके पोल है ना? और ये क्या है बेटा? आपका आर्मेचर है। इस आर्मेचर के बीच के अंदर बेटा आप क्या लगाते हो? एक शाफ्ट। तो अब तक साथियों हमने जाना कि ये मोटर में होता क्या है, मोटर की प्रारंभिक रूप से इसका सिद्धांत क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, ठीक है? अब जानेंगे बेटा, मोटर के अंदर आपने एक शब्द सुना है, विद्युत वाहक बल, है ना? उसी तरह से एक होता है बेटा इसके अंदर बैक ईएमएफ, है ना? बैक ईएमएफ। अब बेटा इसके बारे में जानेंगे कि ये गठन कैसे हुआ, बैक ईएमएफ का आपके मोटर की गति से क्या संबंध है? जिस तरह बेटा ईएमएफ का सिद्धांत, ईएमएफ का संबंध किससे होता है? जनित्र से होता है कि नहीं? उसी प्रकार बेटा जो मोटर के लिए मेन काम क्या होता है? उसकी गति। उसकी गति के लिए मुझे क्या जानना होता है? बैक ईएमएफ। ठीक है? बस इतना चीज ध्यान रखो। तो बेटा कभी भी पूछे कोई कि जनित्र के लिए क्या जरूरी है, तो उसका ईएमएफ। जैसे ओवर कंपाउंड में ईएमएफ को बढ़ गया था लोड दोगे जब, डिफरेंशियल में कम हो गया था, संट में लगभग उतना ही रहा था, है ना? उसी तरह बेटा इसमें क्या होता है, मोटर में गति के रिगार्डिंग चीजें देखी जाती है, ठीक है? तो अब इसके अंदर बेटा हम याद करेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या चीज होती है, ठीक है? यहां तक आपको पता चल गया कि भाई आर्मेचर में जब धारा डालूंगा, है ना, तो बेटा आर्मेचर का खुद का क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। एक है फील्ड का, एक है आर्मेचर का, दोनों से क्रिया से क्या बनेगा? टॉर्क। लेकिन बेटा यहीं पे फेराडे आ गए। उन्होंने फेराडे ने बोला कि आर्मेचर में जब धारा डालूंगा तो बेटा क्या होगा? उसमें एक बैक ईएमएफ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेन फील्ड को काटा भी तो है। तो बेटा उसकी बात करेंगे, ठीक है? आओ बहुत एंजॉय लेके पढ़ो आनंद से बेटा, पूरी मशीन इतने अच्छे तरीके से आईटीआई के लेवल पे मैं करा दूंगा, ठीक है? उससे ज्यादा मैं नहीं कहता, ठीक है? हाँ, आओ सीखते हैं। डीसी मोटर का विद्युत वाहक बल। लिखो बेटा, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ। पता नहीं किसी रूप में आकर नारायण मिल जाए। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, बैक ई एम बैक ईएमएफ, है ना? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ क्या होता है? आओ जानते हैं। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ क्या होता है, ठीक है? अब मुझे पता है कि देखो बेटा, ये मेरे क्या है? पोल है, ठीक है? अब पोल है और यहाँ पर बेटा मेरा आर्मेचर है, बिल्कुल सर आर्मेचर है। आर्मेचर में धारा डाली है सर, और यहाँ पर धारा डाली है और देखो आर्मेचर घूमने भी लग गया मेरा, मान लिया आर्मेचर घूमने भी लग गया। लेकिन बेटा आपको पता है इसने ये मुख्य फील्ड लाइन को भी काटा है। तो बेटा इसके अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है, उसे कहते हैं ईबी। और ये हमेशा कहाँ डेवलप होता है? आर्मेचर में। क्यों? क्योंकि इसने मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को काटा है, ठीक है? तो डीसी मोटर में जब आर्मेचर गति करता है या घूर्णन करता है, डीसी मोटर में जब आर्मेचर आर्मेचर गति करता है, गति करता है, ठीक है? तो बेटा यही आर्मेचर क्या करेगा? देखो बेटा, यह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। तो यह फील्ड पोल द्वारा, फील्ड पोल द्वारा स्थापित किए हुए, स्थापित, इसलिए बेटा थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आजकल बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। फील्ड पोल द्वारा स्थापित किए गए चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा बेटा? काटेगा। अच्छा सर, काटने के बाद सर क्या किया? उसने मान लिया काट दिया, अब क्या हुआ? तो अब इसमें क्या हो गया बेटा? फलस्वरूप कौन आ गए? फेराडे। फेराडे ने तो बोला था कि जब फ्लक्स कटेगा तो मैं आ जाऊंगा। आया? तो फलस्वरूप, फलस्वरूप इसके फलस्वरूप क्या हो गया बेटा? क्यों? क्योंकि दो फ्लक्स कटे और फेराडे आ गया। फलस्वरूप बेटा फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बेटा मैग्नेट में पढ़ाया था ना? बिल्कुल सर पढ़ाया था। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, प्रेरण के अनुसार, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना बेटा, किसके अनुसार? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार। किसमें? आर्मेचर में। आर्मेचर में एक
विरोधी स्वभाव का। विरोधी क्यों? क्योंकि ये मुख्य चुंबक का क्या कर रहा है बेटा? विरोध कर रहा है। या फिर ऐसे कर लो बेटा, आर्मेचर में एक एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा? प्रेरित होता है। प्रेरित होता है। आर्मेचर में क्या होता है बेटा? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है? और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है बेटा? यह हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत कार्य करता है। तो लिखना बेटा, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल। और आरोपित कौन सा? जो यहां से आपने बाहर दिया है ना, ये बाहर से जो आपने दिया है, ये वाला, ये वाला, ये बाहर से जो आपने ई दिया है ना बेटा, ये वाला, इसका विरोध करता है ना? इनका नहीं, इसका विरोध करता है। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल बल किसका बेटा? ये आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। किसका करेगा बेटा? आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। बेटा आपने कभी मशीन नहीं पढ़ी है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। विरोध करता है कौन? जो प्रेरित हुआ है। देखो हुआ क्या? देखो यहां से आपने धारा दी है ना, और ये धारा इसमें चली गई है ना, और यहां धारा डालने पर बेटा इसमें बैक ईएमएफ हो गया। ठीक है? और ये जो उत्पन्न यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना बेटा, इस आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। ठीक है? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को यानी कि इसी विरोध के स्वभाव के कारण इसको क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मुख्य फील्ड को कम करता है। ठीक है? तो लिखो बेटा, अतः इसे क्या बोला जाता है? प्रेरित यानी कि बैक ईएमएफ बोला जाता है। लिखो बेटा, अतः इसे यानी कि अतः आर्मेचर में, आर्मेचर में प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को क्या बोला जाता है बेटा? बैक ईएमएफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके बाद बनता है विरोधी के, है ना? बैक ईएमएफ, ईएमएफ कहा, साथ में लिख दो इसको, बैक ईएमएफ कहा जाता है। कहा जाता है। बेटा अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। क्यों कहेगा बेटा इसको बैक ईएमएफ कहा जाएगा? अब बेटा इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप में इसे इसे गणितीय रूप में, गणितीय रूप में बेटा क्या लिखा जाता है? ईबी लिखा जाता है। ईबी लिखा जाता है। अब बेटा आपको मैंने जनरेटर में ईजी का मान कैलकुलेट करना दिखाया था। बेटा सेम का सेम मान इसका भी होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो भी प्रेरित है और ये भी क्या है? प्रेरित ही है ना? इसलिए बेटा इन दोनों का मान समान है। तो लिखो बेटा, अतः अतः जनित्र द्वारा, जनित्र द्वारा जनित ईएमएफ का मान, ईएमएफ का मान, ईएमएफ का कहा बेटा? अंक गणितीय मान, है ना? ईएमएफ का मान बैक ईएमएफ के, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ के समान होता है। ठीक है? समान होता है। तो बेटा इसका बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? तो अतः ईबी का मान क्या हो जाएगा? वही मान जो बेटा ईजी का होता है। इसलिए ईबी बराबर बेटा क्या हो जाएगा? एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए। समझ गए? बहुत अच्छे। पर ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या शुरुआत में बैक ईएमएफ होगा? तो आपका जवाब है नहीं। बेटा शुरुआत में अगर बैक ईएमएफ होता तो हमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो शुरुआत में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। ये कब होता है? जब इस पे ईएमएफ लगाते हैं ना, तब इस पे बैक ईएमएफ आता है। ठीक है? हाँ, तो लिखना बेटा शुरुआत में यानी कि मशीन को, मशीन को एकदम एकदम शुरू करने पर भी, शुरू करने करने पर बेटा ये क्या होता है? आपके ईबी का मान 0 ही होता है। ईबी का मान प्रारंभ में 0 ही होता है। प्रारंभ में 0 ही होता है। 0 ही होता है। बेटा प्रारंभ में बेटा इसका मान क्या होता है? 0 ही होता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं? स्टार्टर। अभी बताऊंगा क्यों लेते हैं। इसीलिए आगे चलकर, आगे चलकर हम क्या लेते हैं बेटा? हम स्टार्टर लेते हैं। स्टार्टर लेते हैं। स्टार्टर काम में लेते हैं। ये सब बताएंगे बेटा क्या होता है, काम में लेते हैं। ठीक है? ये सब आगे चल के बताएंगे बेटा। ठीक है? हाँ, अब देखो यानी कि ये ईबी कब आएगा? देखो ये ईबी तब आएगा बेटा जब यहां से आप ई को दोगे, है ना? हाँ, तो देखो बेटा ये ईबी कब आएगा? यहाँ पे आपके एन और एस है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है बेटा? आपका आर्मेचर है। यही तो आपका आर्मेचर है। ठीक है? हाँ,
इस आर्मेचर पे यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, कम्यूटेटर, बिल्कुल सही। और बेटा यहाँ पर आपने क्या दे दी, सप्लाई दे दी। ये क्या है बेटा, आरोपित विभव। ये जब इसको दोगे ना तब जाके इसके अंदर ईएमएफ आएगा और ये छेदन करेगा और यहाँ पर बेटा बैक ईएमएफ बनेगा E1 E2, समझ गए। तो बेटा ये ईबी तब आएगा जब मेरा ई होगा। तो प्रारंभ में इस ईबी का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो प्रारंभ में इसका मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या इस ईबी का मान इस ई से ज्यादा हो सकता है? क्या ईबी का मान ई से ज्यादा हो सकता है? नहीं बेटा, आप कितने भी ज्ञानवान हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ बेटा, आप कभी अपने पिता से बड़े हो सकते हो? नहीं। तो बेटा वही चीज है, भाई इसका पिता कौन है, ई। तो बेटा ये ईबी जो है बैक ईएमएफ, वो कभी भी आरोपित ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता। तो बेटा ये अक्सर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पूछेगा, यहां से एक पॉइंट लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट। कभी भी बैक ईएमएफ का मान, बैक ईएमएफ का मान बेटा क्या, जो आरोपित ईएमएफ यानी कि जो आपने लगाया है ये वाला है ना, हाँ, मान आरोपित ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता। आरोपित ईएमएफ, ये अक्सर पूछा जाता है बेटा परीक्षाओं में ना, ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, समझ गए। हाँ, इसीलिए बेटा बोला जाता है, इसीलिए बेटा यहां से आपको बोला जाता है, अतः ये जो ईबी है ना, इस ईबी का मान हमेशा ई से छोटा ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसको समझोगे कैसे, इसको समझोगे कैसे? अरे भैया ये बैक ईएमएफ किस में उत्पन्न होगा, आर्मेचर में, तो बना दो आर्मेचर, है ना। आओ, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, देखो ये है मेरा प्यारा सा आर्मेचर, ये लो आर्मेचर। ठीक है, इस आर्मेचर में बेटा क्या उत्पन्न होगा, बैक ईएमएफ। तो ये लो सर बैक ईएमएफ। ठीक, इसका सर आर्मेचर का भी कुछ प्रतिरोध होता है, तो लगाओ, मैंने कब मना किया। तो बेटा ये है आर्मेचर का प्रतिरोध, आर ए, बोलो ठीक। हाँ ठीक, शुरू में मशीन में कोई सप्लाई है नहीं, अच्छा। और बेटा ये जो ई है ना, ये जो ई है, ये क्या है, ये अब बाहर से सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, ये बाहर से सप्लाई दे रहे हो। इस ई को क्या बोला जाएगा, इस ई को बोला जाएगा बेटा आरोपित ईएमएफ। इस ई को क्या बोलोगे, आरोपित। ठीक है, और क्योंकि बेटा ये वोल्टेज है ना, तो आप क्या करो, इस आरोपित ईएमएफ को वी ही लिख दो, है ना। इस आरोपित ईएमएफ को वी लिख दो। ठीक, नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, इसको आप वी ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, समझने के लिए इसको मैंने वी लिख दिया, क्यों, क्योंकि वोल्टेज जनरली अपन वी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने वी लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैंने वी लिख दिया, है ना। देखो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अब देखो मोटर में आप क्या करते हो बेटा, विद्युत ऊर्जा को देते हो, तो बेटा क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि मोटर में बेटा क्या दी जाती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, दी जाती है। तो बेटा वही मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, वही तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो बेटा ये विद्युत ऊर्जा दे दी। ठीक, अब देखो यहां से धारा की दिशा यहाँ आई, बहुत अच्छे, और यही धारा बेटा आर्मेचर में चली गई। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक, बहुत सही। तो देखो बेटा जैसे जनरेटर में लिखा था ना, वैसे यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा इक्वेशन लिखने की तो मैंने बोला V बराबर, भाई कुल मिला के जितने पिताजी के पास संपत्ति है वही तो आपको मिलेगी ना, है ना। तो बेटा एक तो आया V किसके बराबर है, एक तो इस बैक ईएमएफ के, भाई बैक ईएमएफ का मान भी वोल्ट में होता है कि नहीं, होता है सर। उसके अलावा कुछ इसका ड्रॉप क्या है, RA और IA, क्या है RA और IA, ये सब जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, RA IA। बोलो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नहीं बेटा। तो यहां से आप बैक ईएमएफ का मान कैसे निकालोगे, यहां से आप बैक ईएमएफ का मान निकालते हो साथियों, EB बराबर, ये देखो V को यहाँ, IA RA को इधर भेज दो, तो V और इधर माइनस प्लस है, तो बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस IA RA। तो बेटा ये है आपके बैक ईएमएफ का प्यारा सा मान, क्या है बेटा, बैक ईएमएफ का प्यारा सा मान। कैसे निकाला, EB में से नेट वोल्टेज में से मैंने आर्मेचर का ड्रॉप हटा दिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नहीं सर। देखो तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, यानी कि यहाँ से मुझे दो चीजें मिल गई। एक तो मेरे को क्या ज्ञात है, मुझे क्या ज्ञात है, मुझे एक तो ये ज्ञात है, कौन सा बेटा, बैक ईएमएफ का मान। ये देखो, ओहो, ये देखो बैक ईएमएफ का एक मान क्या है, EB, तो मैंने इसको लिखा फर्स्ट। ठीक है, तो इस मान को लिखा है मैंने NP5Z60 है। ठीक है, तो यहाँ से EB का मान बेटा क्या आ गया, NP5Z बटे में 60A। ये कहाँ से लाया हूँ बेटा, ये मैं इक्वेशन 1 से लाया हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसके अलावा ये मेरे पास आ गया दूसरा मान, ये कहां से लाया बेटा, इक्वेशन 2 से, EB बराबर V माइनस IA RA। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया EB बराबर V माइनस IA RA। बोलो आराम से समझ रहे हो ना, हाँ आराम से। अब देखो बेटा ये भी EB का मान, ये भी EB का मान, तो दोनों बराबर कर सकता हूँ, कर दो बेटा। अब समीकरण एक को दो के, आप कहीं से भी नहीं अड़ोगे बेटा, अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो कहीं से नहीं अड़ोगे। एक और दो से को बराबर करने पर, तो इसको आराम से बराबर करोगे, आपको सब पता चलेगा बेटा कहां से क्या चीज आ रही है। तो इसको बराबर करो, तो मैं कह सकता हूं NP5Z बटे 60A,
है ना, ये रहा पूरा मान, और इसकी जगह रख दो बेटा ये क्या हो जाएगा v माइनस आई ए आर ए, ठीक है। अब देखो बेटा मोटर के लिए सारी गणित किसके लिए होती है, गति के लिए। यहाँ n क्या है, गति, n क्या है, गति, तो लिखो बेटा अतः अतः मोटर की, कौन से मोटर की बेटा, डीसी मोटर की वास्तविक गति, वास्तविक गति बेटा क्या होगी, क्या होगी बेटा, n होगी, बिल्कुल होगी। अब देखना बेटा n को यहाँ रखो, बाकी सबको वहां भेज दो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ n बराबर, देखो बेटा इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दूं क्या, डाल दो सर, तो ये हो जाएगा v माइनस आई ए आर ए। अब देखना बेटा इस 60 ए को पूरा यहाँ रख दिया, तो 60 इंटू ए, ठीक है, बहुत अच्छे। और इसमें देखो बेटा n को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको नीचे रख दो, p फाई और z, बेटा यहाँ आ गया p फाई और z, ये है बेटा गति की समीकरण, ये है गति की समीकरण। कौन सी गति बेटा, जिस गति से मोटर घूमती है ना बेटा उसकी गति है, ठीक है, और किस में है, आरपीएम में, है ना। आरपीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोटेशन प्रति मिनट, मिनट यानी कि 1 मिनट में उसने कितनी बार रोटेट किया, ठीक है। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई गति की समीकरण। बेटा यहाँ तक देखो कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक देखिए साथियों कोई दिक्कत है आपको, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, है ना। अब देखो मशीन बनने के बाद क्या पोल चेंज होते हैं, नहीं सर। मशीन बनने के बाद क्या कंडक्टर चेंज होते हैं, नहीं सर। मशीन बनने के बाद क्या समानांतर पथ ए चेंज होते हैं, नहीं सर। तो आप क्या समझे हो, आप क्या समझे हो कि मशीन बनने के बाद ये कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, और बेटा n माइनस ई बी अपॉन आर ये क्या है, ये बैक ईएमएफ ही तो है ना। तो रुको बेटा, तो यहाँ से इस n को मैं वापस उठाता हूँ, यहाँ से मेरा n जो है उसका मान क्या आ गया बेटा, v माइनस आई ए आर ए। अब इसको तो कोई काम आया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो वापस लिख देंगे, ये हो गया 60 इंटू ए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, पी फाई जेड, पी फाई जेड, है ना। अब देखना बेटा, अब देखो आराम से, आपको क्या पता है बेटा, ये v माइनस आई आर ए का कोई काम नहीं है, तो इसको वापस क्या लिख दो बेटा, बैक ईएमएफ ही लिख दो, है ना, हाँ, क्योंकि प्रारंभ में होता ही नहीं, तो इसकी जगह मैंने बैक ईएमएफ वापस लिख दिया, ठीक है, ये लो n। तो आप बोलोगे सर लिखा ही क्यों, बेटा वो वास्तविक समीकरण बताने के लिए, तो बेटा इसकी जगह मैंने लिखा ईबी, किसकी जगह लिखा, इस पूरे की जगह, ठीक, हाँ। ये क्या है बेटा 60 इंटू ए, और नीचे क्या हो गया, पी फाई जेड। अब देखो मशीन बनने के बाद ना तो समानांतर पथ बदलते हैं, ना पोल बदलते हैं, ना कंडक्टर बदलते हैं, ठीक है, कंडक्टर यानी कि फाइंडिंग्स, ठीक। तो लिखो बेटा चूंकि मशीन बनने के बाद कंडक्टर समांतर पथ और पोल को बदला नहीं जा सकता, देखो बेटा चूंकि चूंकि मशीन को बनाने के बाद आप किसको नहीं बदल सकते, समानांतर पथ को, समानांतर पथ को, समांतर पथ क्या है, ए जहां से आर्मेचर धारा देता है वो, और पी यानी कि पोल को, यानी कि पी को, तथा कौन से बेटा, ये कंडक्टर्स को, तथा कंडक्टर्स को, कंडक्टर यानी कि जेड को क्या होता है बेटा, को बदला नहीं जाता है। अगर इनको बदला नहीं जाता है तो कांस्टेंट मान लो, बदला नहीं जाता है, नहीं जाता है, अर्थात ये स्थिर रहते हैं, अर्थात ये क्या रहते हैं बेटा, स्थिर रहते हैं, यह स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है, हाँ। अब मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, इस पूरे की जगह मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता है, क्या मान लेंगे सर आप बताओ, जैसे किसी का नाम के है तो मैंने रख दिया के बराबर, क्या मानोगे, के बराबर भाई 60 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, पी कांस्टेंट और जेड, तो 60 ए बटे पी जेड, बेटा इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, के रख दूंगा, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण की जगह मैंने के रख दिया, तो अब मुझे फाइनली गति के लिए क्या निकल गया, अतः गति के लिए, अतः गति मेरे पास क्या होगी बेटा, n समानुपाती क्या हो जाएगा, ईबी के, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई। अब आप कहोगे के कहाँ है, तो ये बेटा इस पूरे की जगह मैंने के रख दिया, ठीक, चलो बहुत अच्छे। अब देखो बेटा ये समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। इस समीकरण से मैं ये कह सकता हूँ फाइनली कि मेरा जो गति होगी, यानी कि जो मेरी मशीन की गति होगी, मोटर की गति होगी बेटा, वो समानुपाती किसकी होगी, बैक ईएमएफ और फ्लक्स से। यही बेटा आप अक्सर एग्जाम में देखते हो, ये क्या है, बैक ईएमएफ एफ, और बेटा बटे क्या हो जाएगा, फ्लक्स। ये फ्लक्स कौन सा है, जो फील्ड फ्लक्स का होता है, ठीक है। यानी कि मेरी जो बेटा फाइनली जो गति है वो किसके समानुपाती होगी, ईबी अपॉन फाई, यानी कि गति मेरे बैक ईएमएफ के समानुपाती है, और फ्लक्स की क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए अपन कहते हैं सीरीज मोटर को नो लोड पे मत चलाओ वगैरह, है ना, वो भी सब समझेंगे, ठीक है। चलो बेटा बहुत अच्छे। अतः कहा जा सकता है कि बेटा मोटर की गति क्या होती है, बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः अतः मोटर की गति बेटा क्या, बैक ईएमएफ के, बैक ईएमएफ यानी कि ईबी, बैक ईएमएफ यानी कि ईबी ये समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, तथा तथा किसके बेटा, फ्लक्स के, कौन सा फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप बता पाओगे, ठीक है। हाँ, मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है, लिख देता हूं बेटा, नहीं पता हो तो, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होना, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। तो ये है बेटा आपके बैक ईएमएफ के बारे में कुछ बातें, ठीक है। चलिए अब बेटा यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो, इससे क्या है, मान लो आपको कभी क्वेश्चन पूछता है कि बैक ईएमएफ को बढ़ा के 50 बढ़ा दिया, फ्लक्स को घटा दिया, तो बेटा उसके लिए आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। तो लिखो बेटा अतः तुलना के लिए, ठीक है, इसलिए बेटा आप क्या कर सकते हो, जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ना, गणना के लिए सूत्र क्या लगाओगे, सुनना बेटा, n समानुपाती क्या होता है आपका, ईबी अपॉन फाई,
होता है? हाँ। तो बेटा देखो ये N1 है, ये E2 और E2 है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा? तुलना कैसे करोगे? मान लो 2 गतियों की तुलना करनी है ना, 2 गतियों की। तो देखो N1 के सामने EB आएगा तो बेटा क्या लिखोगे? EB1, ठीक है? बहुत अच्छे। N2 के सामने क्या आएगा? EB2, तो यहाँ लिख दिया EB2। बोलो, समझ में आया? ठीक है। ये N1 है ना, बेटा उसके विपरीत है phi1, तो यहाँ लिखो phi1 और ये N2 तो यहाँ है phi2, ठीक है? हाँ। अब आपको कोई भी पूछे, अपने एग्जांपल दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन, तो देखना बेटा क्या होगा कि यदि मैंने बैक ईएमएफ को 2 गुना कर दिया और फ्लक्स को आधा कर दिया तो गति कितनी होगी, है ना? अगर मान लो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे आपको कि यदि यदि बैक ईएमएफ को समान रखा जाए तथा तथा फ्लक्स के मान को 2 गुना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए कर दिया जाए कर ओहो कर दिया जाए तो नई गति बताएं। तो बेटा वहां सोचना मत, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। देखो इसको कैसे करते हैं, एक बार लिख लिख के करो, फिर नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखना। देखो बेटा N1 कोई भी गति रही होगी कि मान लो N है, ठीक? N2 मुझे ज्ञात करनी है, नई गति ज्ञात करनी है, ठीक है? अब देखो ये EB1 है ना, ठीक है? EB1 इसका नहीं दिया तो EB लिख दो, लिख दिया, ठीक है? EB2 बेटा ये नया बैक ईएमएफ। अब देखो बैक ईएमएफ को क्या रखा है इसने? समान, यानी कि EB था, इसको भी EB रखा है, तो EB रख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है बेटा? phi1। अब देखो इसने क्या किया बेटा? फ्लक्स के मान को दुगना किया, यानी कि पहले का फ्लक्स मैं मान लेता हूँ phi, तो बेटा दूसरा phi2 मेरा दुगना होगा कि नहीं? होगा सर, 2 phi। देखो यहाँ पे दुगना किया है, ठीक? अब बस इस समीकरण में ये मान रखो और आपका मान आपके सामने, देखो कैसे होगा। N1 बटे N2, तो मैंने लिखा बेटा N1 बटे N2, ठीक है? बेटा यहाँ क्या है? EB1 और EB2, यहाँ EB1 कितना है? EB और EB, तो यहाँ लिखो बेटा EB और यहाँ पर भी EB, क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ समान है। ये क्या है बेटा? phi2 बटे phi1, तो इसको उल्टा देखना है ना, ये phi2 और ये phi1, यानी कि 2 phi ऊपर आ जाएगा और phi नीचे आ जाएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो EB से EB कटा, phi से phi कटा, तो यहाँ पर बेटा मेरी जो नई गति, ओहो ये N1 है और ये N2 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि N1 बटे N2 का मान कितना आ गया बेटा? 2, और यहाँ पर मुझे N2 पूछा है, तो यहाँ से बेटा N2 बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 को नीचे भेजो, यानी कि जो भी पहले की गति होगी ना बेटा वो आधी हो जाएगी, समझ गए? हाँ। अब बेटा यहाँ पर आपको गति का मान दे दे कि मान लो ये 1600 पे घूम रही है, तो बेटा अब 800 पे घूमेगी, 3200 पे घूम रही है तो अब 1600 पे घूमेगी, है ना? इस तरह से बेटा अब आप कर सकते हो, ठीक है? समझ गए? अब बेटा आपने गति का संबंध समझ लिया कि आप किसी भी मोटर की गति को कैसे चेंज करोगे, बैक ईएमएफ से या फिर फील्ड फ्लक्स से। देखो आपके सामने, ठीक है? अब बेटा जो मोटर घूम रही है, एक तो मेरा टॉर्क आया था आर्मेचर का, एक मेरा आया था फील्ड का, तो बेटा उसे टॉर्क बना था ना, तो उस आर्मेचर टॉर्क की गणना करनी है। तो लिखो बेटा, अगला लिखो आर्मेचर टॉर्क। क्या लिखोगे? आर्मेचर टॉर्क। अगला क्या लिखोगे? आर्मेचर टॉर्क। लिखो बेटा आर्मेचर टॉर्क, है ना? आपको सिर्फ पता होना चाहिए बेटा कौन सी चीज क्या है, तभी मजा आएगा, ठीक है? जितना आईटीआई में जरूरी है, ध्यान रखना। ये देखो आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, ये मान लो मेरा फील्ड है ना, और यहाँ बीच में ये घूम रहा है, और ये घूमते घूमते जो बल लगाएगा ना बेटा, इसे कहते हैं टॉर्क, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आर्मेचर टॉर्क की गणना करनी है। अब मुझे बताओ, आर्मेचर टॉर्क की गणना करूंगा तो मुझे ये नहीं पता है बेटा कि आर्मेचर द्वारा क्या निकलेगी, विद्युत शक्ति निकलेगी कि नहीं। भाई आर्मेचर में क्या पैदा होगा, विद्युत शक्ति होगी कि नहीं, ई होगी कि नहीं? होगी सर। आर्मेचर में बेटा विद्युत शक्ति क्या होगी? इसके बैक ईएमएफ की होगी, बिल्कुल होगी, और इसके अंदर धारा है, आई है, बिल्कुल है कि नहीं? आर्मेचर की विद्युत शक्ति, सही तो मेरा टॉर्क आएगा। हाँ, तो आर्मेचर की विद्युत शक्ति आएगी क्या बेटा? आर्मेचर में क्या डेवलप हो रहा है? बैक ईएमएफ, है ना? और इसमें धारा कौन सी जाएगी? IA, बोलो सही। तो बेटा इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आर्मेचर की विद्युत शक्ति। देखना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्मेचर की विद्युत शक्ति किसके बराबर हो जाएगी? भाई ये भी क्या है? शक्ति है। शक्ति यानी कि ऊर्जा, एक रूप से दूसरे में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इसके कारण बेटा इस पे क्या लगा है? एक बल लगा है, तो आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक ऊर्जा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर्मेचर की विद्युत शक्ति बराबर आर्मेचर की। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है बेटा ये टॉर्क लाए कहां से हो, तो बेटा बोलना उसको आर्मेचर की विद्युत शक्ति बराबर होगी आर्मेचर की यांत्रिक ऊर्जा। आर्मेचर की यांत्रिक ऊर्जा, और यही यांत्रिक ऊर्जा क्या है? टॉर्क है, ठीक है? हाँ, तो बेटा ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों का, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। यानी यहां से मैं एक चीज और कह सकता हूं, सर शक्ति को मैं पी कह दूं क्या? कह दो बेटा, यानी कि पी किसकी? आर्मेचर की। कौन सी? वैद्युतिक। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, फिर शक्ति यानी कि पी किसकी? आर्मेचर की। कौन सी? यांत्रिक। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखना बेटा, आर्मेचर में सर क्या उत्पन्न हुआ है? अरे सर अभी तो आपने पढ़ाया, ऐसे क्या बार बार पढ़ा रहे हो? बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। देखो ये आर्मेचर में क्या उत्पन्न हुआ बेटा? ईबी। क्या उत्पन्न हुआ? ईबी। क्या उत्पन्न हुआ? ईबी। आओ, तो आर्मेचर में आपका ईबी उत्पन्न हुआ, यानी कि सर क्या शक्ति बराबर क्या होता है सर? मेरे को तो ये बताओ। तो लिखो बेटा, शक्ति बराबर होता है P बराबर VI होता है कि नहीं? होता है सर। V यानी कि वोल्टेज और I मतलब धारा। आर्मेचर में वोल्टेज क्या है बेटा? ये बैक ईएमएफ ही तो उत्पन्न हुई है, अभी तो पढ़ा आपने, बिल्कुल। तो बेटा भूलना मत, ईबी। अब आर्मेचर में धारा कौन सी जो आपने डाली है ना, वो यहाँ से जो धारा डाली है ना बेटा, वो तो क्या है? IA। तो ये लिखा मैंने, IA। अरे वाह सर, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है। अब देखो बेटा, एक थोड़ा सा सूत्र ध्यान रखना बेटा, एक सूत्र ध्यान रखना। जो मेरी ये गति होती है ना, यांत्रिक गति, बेटा उसका सूत्र होता है P बराबर टॉर्क बटे ओमेगा। क्या होता है? P बराबर टॉर्क बटे ओमेगा, है ना? यानी कि शक्ति जो होती है टॉर्क और कोणीय गति का मल्टीप्लाई होती है।
ये क्या है बेटा शक्ति, ये क्या होती है बेटा टॉर्क, और ओमेगा क्या होता है बेटा कोणीय गति, कोणीय गति है ना, कोणीय गति। ठीक है, एक बार वापस लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मेरे कहने से याद करो, एक तो P बराबर VI, ठीक है, जिसका यूज करेंगे। एक बेटा P बराबर क्या होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, है ना। हाँ, तो P क्या होता है बेटा आपकी शक्ति, और टॉर्क क्या होता है बेटा टॉर्क, और ये ओमेगा क्या होता है, इसे कहते हैं बेटा घूर्णीय वेग। जैसे एक सिंपल होता है ना सरल रेखा पे वेग को क्या होता है बेटा v, ये v क्या है सरल रेखा का वेग, और बेटा ये ओमेगा क्या है घूर्णीय वेग, है ना। और बेटा कोई ओमेगा की इकाई पूछे तो क्या होती है बेटा रेडियन प्रति सेकंड, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। ओमेगा की क्या होती है रेडियन प्रति सेकंड, और इसका क्या है, ये क्या है सरल रेखा का वेग, और ये क्या है बेटा जो बॉडी घूम रही है ना उसका वेग। ठीक, आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे बताओ पहले क्या आएगा टी, अरे सर किसका टी, अरे आर्मेचर ही तो घूमेगा, आर्मेचर ही तो घूमेगा। हाँ, तो टॉर्क किसका बेटा आर्मेचर का, अरे वाह सर। अब बेटा ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा को लिख दो ओमेगा, ओमेगा को लिख दो ओमेगा। ठीक, बोलो यहाँ तक कोई दुख दर्द है, कोई दुख दर्द, आपको टॉर्क दिख रहा है सामने, टॉर्क दिख रहा है, इसी के लिए तो माथापड़ी की थी आर्मेचर टॉर्क के लिए, है ना। हाँ, इसी के लिए माथापड़ी की थी बेटा टी ए के लिए, है ना। ओहो, इसी के लिए माथापड़ी की थी टी ए के लिए, और ये मेरे पास आ गया टी ए। अब टी ए को मिला है तो बेटा यहाँ से मैं लिखूंगा टी ए बराबर क्या हो जाएगा ई बी आई ए, और बट्टे में ओमेगा चला गया नीचे। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अब देखो बेटा एक सूत्र ध्यान रखो, ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एन, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एन। पर यहाँ ध्यान रखना बेटा छोटा सा क्लॉज है, कोई नहीं बताता, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई एन, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये क्या है रेडियन प्रति सेकंड, लेकिन बेटा एन क्या होता है, ये होता है आरपीएम। तो बेटा इसको भी सेकंड में बदलने के लिए मैं 60 से भाग देता हूँ। ठीक है, यानी कि स्पीड को, गति को भी मुझे चेंज करने के लिए मुझे 60 से भाग देना। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ये क्या होती है रेडियन प्रति सेकंड, है ना, और ये क्या होती है बेटा 2 पाई एन बटे सेकंड। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है आरपीएम में, और ये क्या है सेकंड में, ये मिनट में है और ये सेकंड में है, और 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा 60 सेकंड, है ना। 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड, है ना। बहुत अच्छे, इसलिए बेटा 1 सेकंड में क्या होगा 1/60, इसलिए मैंने 60 से भाग दिया है, इसलिए 1 सेकंड में बेटा क्या हो जाएगा 1/60 मिनट, है ना। और बेटा इसलिए मैंने क्या किया 60 से भाग दिया है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, है ध्यान रखना बेटा, यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन, बेटा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बारीक है, ये क्या है रेडियन प्रति सेकंड, और यहाँ क्या है एन मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए मैंने बेटा किया 60। ठीक, अब इस इक्वेशन को रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा बेटा ईबी आई ए, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा 2 पाई एन बटे में 60। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख कुछ नहीं, ये 60 चला जाता है बेटा ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली टॉर्क ए क्या हो जाएगा, अभी देखो बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये हो जाएगा ईबी आई ए, और ये 60 चला गया ऊपर इंटू 60 बटे में क्या हुआ बेटा 2 पाई एन। ठीक, चलिए ये लो भैया, ये आ गया आपका टॉर्क, ये आ गया टॉर्क। टॉर्क को क्या बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर, बहुत बढ़िया। इसकी इकाई क्या होगी बेटा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं, और ज्यादा, ये तो क्या है मानक रूप है, इसके बाद सिंपलीफाइड फॉर्म में चलते हैं, यानी कि सरल करने के लिए। तो सरल करने के लिए बेटा टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा टी ए बराबर क्या हो जाएगा ईबी इंटू क्या हो गया बेटा आई ए इंटू 60 आइए, और ये क्या हो जाएगा बेटा 60 बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई एन। ये सारे बेटा न्यूमेरिकल नहीं होते, इसीलिए नहीं होते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अपने पास। अब मुझे बताओ ईबी का मान कितना है, ईबी का मान कितना है सोच के बताओ। अरे ईबी बराबर np5z अपॉन 60a, हाँ तो ईबी बराबर यही तो होता है np5z बटे 60a, ये होता है कि नहीं, ये रहा ईबी, ये रहा बेटा np5z अपॉन 60a, है ना, ये रहा। ठीक है, ईबी का मान यही होता है जो इजी का होता है। हाँ, तो बेटा इस ईबी का मान इसमें रख दो, तो यहाँ से मेरा टी ए बराबर क्या आ जाएगा, ईबी की जगह रखा एन पी 5z अपॉन बेटा क्या होता है 60a। अभी देखना बेटा गौर से, और IA को लिखा मैंने IA, 60 को लिखा मैंने 60, है ना, और यहाँ हो गया बेटा 2 इंटू पाई इंटू एन। अब देखना बेटा गौर से देखो, इस 60 से ये 60 कैंसल, इस n से ये n कैंसल, समझ गए, समझ गए। अब बचा क्या है मेरे पास, अब बचा क्या है वो चीजें यहाँ पर लिखो बेटा आराम से। ठीक है, इससे ये n से n और 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो मेरे पास बचा क्या है TA बराबर, एक क्या बचा बेटा P 5z IA बटा में क्या हुआ बेटा, ये क्या बचा है A 2 पाई ए। बोलो समझ में आया 2 पाई ए। ठीक, हाँ अब बताओ मुझे मशीन बनने के बाद, मशीन बनने के बाद मेरे बेटा इसको 2 पाई को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई। अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा, पी पाई जेड आई ए बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा बेटा ए। अब मुझे बताओ जब 1/पाई को जब सॉल्व करोगे ना, तो सुनना देखो 1/पाई को जब सॉल्व किया जाता है 3.14, तो बेटा ये क्या होता है लगभग 1.6, और इसका मान आता है 0.15, है ना। तो ध्यान रखना बेटा ये इसको सॉल्व करोगे ना तब ये इसका मान आता है, इसीलिए बेटा कहीं कहीं आप ये नहीं देखते इसका मान। तो बेटा टी ए बराबर क्या होता है 0.159, क्या हो जाएगा पी 5z आई ए बटे में ए। बहुत आसान है, और बेटा ये समीकरण भी अगर आपको दिखे तो ये टॉर्क की समीकरण होती है। बेटा क्या होता है 0.159 पी 5z बटे में ए, और बेटा इसकी इकाई भी क्या होती है न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मशीन बनने के बाद क्या आप इसको चेंज कर सकते हो आर्मेचर को, नहीं। क्या पी को चेंज कर सकते हो, नहीं। क्या 5 को चेंज कर सकते हो, नहीं। तो लिखो बेटा क्योंकि मशीन बनने के बाद, मशीन बनने के बाद बेटा आपको ना तो पी चेंज होता है ना फाई चेंज होता है। ओहो फाई तो चेंज होता है ना,
बी ना जेड चेंज होता है, ठीक है, और क्या है ना ए चेंज होता है, बदलता नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, उस कांस्टेंट का मान क्या हो जाता है, इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि के बराबर क्या होता है बेटा, पी जेड बटे में ए, ठीक है। हाँ, तो अब वापस इसको लिखो बेटा, इसलिए मेरे पास फाइनली मेरे पास टॉर्क क्या आ जाता है, टॉर्क बराबर 0.159, 0.159, फिर क्या हो जाएगा बेटा, के आई ए इंटू 5, के आई ए इंटू 5, ठीक है। तो बेटा ये है मेरा फाइनली चीजें, तो यहाँ से मैं फाइनली ये भी कह सकता हूँ, अतः अतः मेरी जो टॉर्क होगा कौन सा, आर्मेचर का, वो किसके समानुपाती होगा बेटा, आर्मेचर धारा और फ्लक्स के। बेटा ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, और आप उत्तर नहीं दे पाते हो, याद है, बिल्कुल याद है, ठीक है। इसीलिए बेटा आप क्या कह सकते हो, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उपरोक्त सूत्र द्वारा सिद्ध होता है कि मोटर का जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा और फ्लक्स के समानुपाती होता है। अतः अतः मोटर द्वारा उत्पादित टॉर्क, यानी कि जो जनरेट हुआ है उत्पादित टॉर्क, बेटा क्या होता है, देखो आर्मेचर धारा और फ्लक्स के समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा तथा तथा बेटा क्या होता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। कहीं कहीं बेटा आपको देगा आई का मान, फाई का मान, तो टॉर्क का निकाल लोगे, हाँ, तो बेटा इसको लिख दो। अगर यदि अब इसमें क्या होता है बेटा, एक गणितीय गणना सूत्र लिख दो, यहाँ से आप गणना सूत्र लिख सकते हो, गणना सूत्र यानी कि गणना करने के लिए, है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जब आप समझ जाओगे ना। हाँ, तो देखो बेटा, तो यहाँ से बेटा ये कह सकता हूँ मेरा पहला टॉर्क बटे दूसरा टॉर्क, है ना। अब देखो ये दोनों साथ में है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्मेचर धारा पहली इंटू फ्लक्स पहला बटे आर्मेचर धारा दूसरी इंटू फ्लक्स दूसरा। समझ गए, समझ गए। तो बेटा इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप फटाक से गणना कर सकते हो कि नहीं, हाँ सर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक अपन क्या लेते हैं बेटा, इसी को लेके एक चित्र बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन देते हैं। लो बेटा एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो देखो, यदि मशीन का फ्लक्स आधा कर दिया जाए, वैसे तो बेटा न्यूमेरिकल में खूब सारे हैं, मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लो, यदि फ्लक्स द्वारा आधा कर दिया जाए तथा आर्मेचर धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो पुराने टॉर्क की तुलना में, यानी कि T1 की तुलना में नया टॉर्क बताओ, नया टॉर्क बताइए, है ना। वैसे तो ये सब बातें आपको, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज, है ना। तो अपने को सूत्र क्या पता है बेटा, अपने को पता है टॉर्क A1 और टॉर्क A2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, IA1 इंटू φ1। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जब कुछ नहीं होता तो बीच में मल्टीप्लाई, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब देखना बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से लिखो बेटा, मैंने TA1 टॉर्क 1 क्या है, मान लिया T है, ठीक है। टॉर्क 2 क्या है सर, मुझे ज्ञात करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉर्क बताना है नया वाला यानी कि 2, ठीक। अब इसने क्या किया बेटा, फ्लक्स को आधा कर दिया, यानी कि φ1 क्या था मेरे पास 5, और φ2 को क्या कर दिया बेटा, इसने आधा कर दिया, यानी कि φ2 कर दिया, लिखा है ना बेटा, आधा कर दिया, ठीक। अब देखो आर्मेचर धारा को 2 गुना कर दिया है, तो बेटा आर्मेचर धारा जो थी उसको क्या किया बेटा, पहले IA था, अब आर्मेचर धारा बदल के क्या होगी बेटा, क्या होगी 2 गुना, यानी कि 2IA, ठीक। अब बस इसको इसमें रखो और आपका आंसर आपके सामने। तो यानी कि TA1 कितना है, T, बहुत बढ़िया। TA1 कितना है बेटा, T, बहुत सही। TA2 कितना है बेटा, हमें ज्ञात करना है सर, तो यहाँ पे लिख दो T2, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो IA1 कितना है, वो देखो बेटा IA, ठीक है, और IA2 कितना है, नया वाला 2 गुना, तो 2IA, ये लो बेटा। φ1 कितना है, 5, और φ2 देखो 5/2, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये पलट के चला जाएगा ऊपर, है ना, तो वापस लिखो इसको, ये क्या हो जाएगा IA, और नीचे क्या हो गया 2IA, है ना, इंटू 2 5 बटे में 5। अब देखो 5 से 5, इससे कटा, इससे कटा, बेटा सब आपस में कट गए। इसका मतलब मेरा जो नया टॉर्क है वो पुराने टॉर्क के बराबर ही है, यानी कि पुराने टॉर्क के समान ही होगा, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास खूब सारे क्वेश्चन है जो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो वहां से आप ढेर सारे प्रैक्टिस करके और करो, ठीक है। चलिए इससे बाद में हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।